नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मेरे साथ विंडो में आप मेरे साथ स्वागत करें भाऊ तोरसेकर जी का, हमारे बहुत ही सीनियर हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज पॉइंट पर। हर बार की तरह एकदम नया विषय जिसके लिए अभी कोई सोचता नहीं है, जिसके बारे में अभी कहीं लिखा नहीं जाता, उसके साथ ही भाऊ न्यूज पॉइंट पर आते हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग एक ऐसे विषय पे बात करना चाहते हैं कि जो अब तक सबसे अनसुलझा है। अभी तक एक पार्टी जिसकी उम्र 46 साल हुई है, उसने 45 साल के एक व्यक्ति को, जो दिल्ली की जो राजनीति है उस तक उसका कोई रिश्ता नहीं, कोई परिचय नहीं, कोई उसमें एक्सपोजर नहीं, और अचानक उस पार्टी में जिसकी 20 राज्यों में सहयोगी दलों के साथ या अपने आप सरकार है, उसका अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष यानी सबसे ताकतवर व्यक्ति, जिसको प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि आप मेरे बॉस हैं। तो उन सब का आखिर उनका चुनाव का तरीका क्या है? क्योंकि बहुत सारे आप सुन रहे होंगे, मैं भी देख रहा हूं कि वो सब लोग कह रहे हैं कि कठपुतली, सब लोग कह रहे हैं कि साहब एक पपेट ले आए हैं, नड्डा की तरह हो, और यहां तक कि एक बहुत सामान्य सा शिष्टाचार जो दिख रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी, उनको जब वो जीने से उतर रहे हैं सीढ़ियों से, तो उनको वो अपनी तरफ खींचकर, चूंकि लोग यहां से हाथ हिलाना चाहते हैं, वो उनको मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके साथ दिखा रहे हैं। ये एक सामान्य शिष्टाचार है। उसको भी पत्रकार क्या कह रहे हैं कि उनको एक तरफ हटा दिया। तो ये जो खेल है, इसको समझते हैं भाऊ के साथ कि भाऊ आखिर नितिन में नवीन क्या है? यही तो तरीका है। देखो, अब पूरा हम अगर 2014 के बाद राष्ट्रीय राजनीति एक तरीके से नवीन बनती जा रही है। यानी जो कुछ आप बोलोगे, आप ताड़ लोगे कि भाई हाँ, धीरेन्द्र पुंडीर शायद मुख्यमंत्री बन जाएगा या ओमकर चौधरी, तो कोई और निकल आता है। हमको पता है ये दिमाग में क्यों नहीं आया। तो ये नवीन बात जो होती है ना बीजेपी में, वो होती है। वो जिस ढंग से, देखो, एक राज्य का एक मंत्री रहा नेता है जिसकी उम्र और पार्टी की उम्र एक साथ दी थी। वो 46 के है और बीजेपी 45 साल की उम्र की पार्टी है। तो जिस साल में बीजेपी की स्थापना हुई, शायद उसी समय, उसी साल नितिन नवीन का जन्म हुआ है। तो उसको उठा के एकदम राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, जिस पार्टी के इर्द गिर्द पूरी देश की राजनीति घूम रही है और जिस पार्टी के प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द पूरी दुनिया की राजनीति घूम रही है। और ऐसा प्रधानमंत्री बोल रहा है कि आज के बाद ये मेरे बॉस है। तो नवीन क्या है इसमें? यानी हम अगर नितिन नवीन का उस समय का चेहरा देखे तो वो बेचारे ऐसे नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि एक नेक्स्ट जनरेशन की लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश हो गई है। इनकी उम्र 45 साल के आसपास है, तो कम से कम अगले 20-25 साल यानी 70 की उम्र होने तक ये अगर अपनी काबिलियत दिखा दे तो बीजेपी के राष्ट्रीय नेतागण में रहेंगे और उनकी उम्र के आसपास के जो है उनको उससे जुड़ते जाएंगे। अब देखो, उनके आते ही जो खबरें आई है उसमें विनोद तावड़े को केरल की जिम्मेदारी दे दी गई, जो हमारे महाराष्ट्र से है। दूसरे उनके ही उम्र के आसपास के हैं, महाराष्ट्र के नेता है आशीष शेलार, जो 6 महीने पूर्व मुंबई के बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उनको केरल के आने वाले चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, तेलंगाना की इलेक्शन की जिम्मेदारी दी गई है। तो एक तरीके से अलग अलग राज्यों में नई जनरेशन जो है, जो 40-50 के आसपास है और जो आगे कम से कम 25-30 साल पार्टी को अलग अलग स्तर का
नेतृत्व दे सकती है, ऐसी लीडरशिप डेवलप करने की तैयारी अभी से शुरू की गई है। और यही तो नवीन बात है। अगर एक बात होती है कि इसमें अगर अमित शाह हो, नड्डा हो, या आज ही दिल्ली की राजनीति में एस्टेब्लिश, राष्ट्रीय राजनीति में एस्टेब्लिश कोई चेहरा होता है, तो बाकी की जो नई लीडरशिप खड़ी करनी है वो एक तरीके से दबाव में आ जाती है, प्रेशर में आ जाती है, वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन विनोद तावड़े हो, आशीष शेलार हो, या उनकी जो नई टीम अभी पार्टी के संगठन की बनेगी, उसमें अलग अलग नेता हो गए, वो सीधी बात है 45, 40, 40, 50, 45 उस उम्र के हो गए, और ये आगे चलकर पार्टी का और देश का नेतृत्व करेंगे। मुझे ये बात इसलिए समझ में आई, यानी मैं भी हफ्ते भर ये सोचते रहा, ये अचानक नितिन नवीन आया कहां से, इसकी क्या क्वालिटी है। तो जो इंफॉर्मेशन मैंने इकट्ठा की, तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के पिछले चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी से काम किया था, और ना पार्टी को भरोसा था, ना जर्नलिस्ट को या मीडिया को भरोसा था। कांग्रेस तो कॉन्फिडेंस थी कि भाई ये तो जीत जाएंगी, कांग्रेस छत्तीसगढ़ जीत जाएंगी, लेकिन उन्होंने चमत्कार दिखाया था। मुझे याद है क्योंकि मैंने उसकी प्रेडिक्शन की थी कि छत्तीसगढ़ के नतीजे चौंकाएंगे, और वो चौंका कर गए। लेकिन किसने चौंकाया मुझे पता नहीं था, मैं अलग तरीके से जो राजनीति समझता था, इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ के नतीजों पर वो कमेंट की थी। लेकिन वो चमत्कार करने वाले नवीन नितिन है, ये मुझे आज तक पता नहीं था। दूसरा अगर कौन है, तो विनोद तावड़े, जिन्होंने चंडीगढ़ हैंडल किया है, हरियाणा में काम किया है, बिहार के चुनाव हैंडल किए है, और आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी केरला के आने वाले चुनाव है वो उनको सौंपी गई है। तो ये जो टीम बन रही है, वो अगले कुछ 20-25 साल में चुनाव जो होंगे, चुनाव जीतने कैसे है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए, उनके और सरकार के रिश्ते कैसे होने चाहिए, ये नया ताना बुना बुना जा रहा है समय में, और यही नितिन में नवीन क्या है उसका जवाब है। भाऊ, दरअसल बाकी तमाम पार्टियां अभी इस चीज पर लग रही हैं कि उनको अगला चुनाव लड़ना है, इससे अगला चुनाव लड़ना है। लेकिन बीजेपी जो अभी, जिसने, ये तो 20 जनवरी को इन्होंने नियुक्ति कर दी थी, चाहे वो तावड़े की हो, चाहे आशीष शेलार की हो, उनके साथ शोभा करलांजे एक के साथ और अलग अलग जगह। लेकिन ये इनको खोजा जाना, ये सब प्रक्रिया और इनका इस्तेमाल कैसे, मतलब चूंकि ये माना जाता है पार्टी का अध्यक्ष भी कम से कम वो एक रणनीति तो तैयार करेगा और कुछ बनाएगा, चुनाव का सामना करेगा। 26 के चुनाव में तो मुझे नहीं लगता कि हम इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि वो अध्यक्ष तो हैं भाई, मीटिंगें होंगी। लेकिन बीजेपी जिस तरह की पार्टी है, वो इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए तो पहले से ही तैयारियां कर चुकी होगी। तो इनको किस तरह से बीजेपी इस्तेमाल करेगी, मतलब बीजेपी की नजर में एक ऐसा नेता जिसका कतई भी एक्सपोजर ना हो दिल्ली में, उसको वो देश के चुनाव में कैसे इस्तेमाल करेगी और उसका क्या फायदा होगा उसको? देखो, एक बात होती है कि आप अगर दिल्ली में घुले मुले है, तो आपके दिमाग पर वो प्रेशर होता है अनुभव का। इसके दिमाग पर वो प्रेशर नहीं है, और वो प्रेशर इसने लेने की भी जरूरत नहीं, ऐसे मैं मानता हूं। जो जानकारी मुझे मिली है या मैंने हासिल की है, वो जानकारी कहती है मुझे कि इनको आने वाले 2-4 साल के चुनाव में इनका इस्तेमाल ज्यादा नहीं होने वाला है। हाँ, पार्टी के अध्यक्ष करके उनको हर जगह पेश किया जाएगा, वो आएंगे, भाषण करेंगे वगैरह, लेकिन उन चुनावों की जिम्मेदारी इन पर नहीं है। उसकी तैयारियां पहले से शुरू हो चुकी है। नवीन नितिन पर जिम्मेदारी है 2029 की, यानी जो काम अमित शाह ने 2014 में किया था और 2014 से लेकर 2019 तक किया था, इसके लिए ये नेक्स्ट जनरेशन अमित शाह बनाने के लिए बीजेपी लगी है। और उसमें रॉ मटेरियल कौन है, तो उसका नाम नवीन नितिन है।
इनको अगले चुनाव की तैयारी करनी है। हाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताए जाने वाली बात नहीं है, ये बीजेपी का तरीका है। यानी जो मोदी और शाह के सेंट्रल पॉइंट पर आने के बाद जो तरीका है बीजेपी का, वो अगर आप समझना चाहे तो उसका तरीका ये है कि दूसरे तीसरे चौथे स्तर की लीडरशिप बनाते जाओ। तो अगर अचानक आप देखो, कोई छोटी बात नहीं है, मनोहर पर्रिकर, सुषमा स्वराज, हमारे क्या जेटली, आनंद कुमार, ये 3-4 बड़े सीनियर लीडर थे, वो अचानक से उनका देहांत हो गया तो उनकी रिप्लेसमेंट का प्रॉब्लम नहीं हुआ। स्मूथली पार्टी चलती रही, स्मूथली सरकार चलती रही, और उनकी जगह लेने वाले दूसरे लोग रेडी थे। तो ये क्यों थे? क्योंकि पार्टी चलानी है। और मोदी, उन्होंने बोला कि सबसे बड़ा, अगर मोदी जी ने तो भाषण किया है उनके उद्घाटन पर, वो क्या किया है कि हाँ बोले कि 15 साल से प्रधानमंत्री है, हेड ऑफ द स्टेट है, मुख्यमंत्री रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उससे बड़ी बात मैं कार्यकर्ता हूं। और इसलिए एक कार्यकर्ता, बिहार का एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष करके लाया गया है, यह समझना जरूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के है कहा जाएगा, लेकिन कर्नाटक के होने के बावजूद वो 20, 25, 30 साल से दिल्ली में ही है, ये दिल्ली के नहीं है। अमित शाह उठाकर लोकसभा चुनाव के लिए 2014 के कुछ महीने पहले उनको यूपी की जिम्मेदारी दी गई, और लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद वो मिनिस्टर भी बन सकते थे, लेकिन नहीं बने। उन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का काम किया 5 साल, बहुत सारे राज्यों में अपने पार्टी का संगठन फैलाया। तो जो नए तरीके से होता है, इसलिए मैंने कहा कि नवीन नितिन, ये नेक्स्ट जनरेशन अमित शाह बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इसलिए जो जानकारी मैंने निकालने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि उनपे, नवीन नितिन पर सबसे पहली जिम्मेदारी अगर क्या है तो वो है 2029 का लोकसभा चुनाव। अब जब ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं उस पर सोचना शुरू कर देता हूं, उसके लिए बहुत सारी जगह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं, अलग अलग डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं, तो ये तरीका होता है। अब देखो, जब जिस दिन एनडीए कुछ आगे, एनडीए का, सॉरी, आईएनडीए का, यानी बीजेपी विरोधी गठबंधन का कोई भविष्य नहीं, या सॉरी 2022 में सबसे पहले नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर निकल गए थे, और नीतीश कुमार जाने के बाद अमित शाह ने और सेंट्रल लीडरशिप ने तावड़े को बोल दिया, चलो बोरिया बिस्तर लपेटो, आज से पटना रहोगे तुम, दिल्ली आते जाते रहो लेकिन पटना में रहो। और पटना में रहते हुए उन्होंने जो काम किया, इसी कारण से नीतीश कुमार एनडीए में वापस लौटे। तो ये तरीका होता है कि तुमको एक टास्क दिया गया है। तो जो जानकारी मुझे मिली उससे सबसे बड़ा टास्क है कि 2029 का चुनाव बड़ा तगड़ा होने वाला है और उनको हमें जीतना है। तो पूरे देश के जो ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का, वो चुनाव के लिए नए सिरे से तैयार करना, क्योंकि 2014 का चुनाव अलग था, 2019 का चुनाव अलग था, 2024 का चुनाव अलग था, और 2029 का चुनाव अलग होने वाला है। और इसलिए अगर अभी से पूरे देश में फैला हुआ जो संगठन है उस पर अगर लीडरशिप की ग्रिप नहीं होगी, पकड़ नहीं होगी, तो वो ढंग से वो चुनाव जीतने के लिए काम नहीं कर पाएंगे। और ये खासियत है बीजेपी की। खासियत वो है कि जो नेता बना है वो पहले से उसका अनुभव क्या है वो बात ने अनुभव ले लो। और इसलिए जो शुरू में हुआ, आपको याद होगा जेपी नड्डा 2019 के बाद जब अमित शाह ने पार्टी का अध्यक्ष पद छोड़ा था और जेपी नड्डा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, तो फिर भी अध्यक्ष वो थे, लेकिन उस समय आपको होगा तमिलनाडु हो या बंगाल हो,
वो चुनाव की लीडरशिप एक्चुअली अमित शाह करते थे। अमित शाह ने बंगाल का चुनाव पूरा अमित शाह ने लड़ा था विधानसभा का। तो ये तरीका होता है, और इसलिए जो जानकारी मुझे मिली है इससे वो अपनी टीम बनाएंगे, डेटा कलेक्ट करना है, डेटा किस तरह से एनालाइज होगा, वो सब टीम एक नई टीम बनेगी। उनको जो जो सुविधाएं चाहिए, सहूलियत चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो इकट्ठा करने वाली अलग एक टीम बनेगी। यानी उसका बॉस सिंपली और अलग से नवीन नितिन होगा। बाकी की पार्टी यूं ही चलती रहेगी जो पहले जिम्मेदारियां दी है, लेकिन ये एक नए अध्यक्ष की नई टीम होगी। उसका सबसे बड़ा और पहला टास्क है 2029 का चुनाव। ये फर्क देखो कि बाकी की पार्टियां चुनाव आने तक इंतजार करती रहती है, और जब चुनाव की घोषणा होती है तब हाँ भाई किसके साथ गठबंधन करेंगे, हम अपनी ताकत से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वगैरह 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 शुरू हो जाता है। लेकिन ये सालों पहले से शुरू कर देते। और मुझे जानकारी मिली है कि एक तरीके से प्रशांत किशोर और अमित शाह मिलाकर जो मटेरियल है, वो मटेरियल नवीन नितिन में इंस्टॉल करने का, डाउनलोड करने का या अपलोड करने की ये सब प्रक्रिया शुरू हुई है। तो आपको अभी हाई प्रोफाइल में आपको नवीन नितिन नहीं दिखेंगे। वो चुनाव में दिखाई देंगे, बंगाल हो, केरला हो, तमिलनाडु हो, वो वहां जो फंक्शंस होंगे तो मंच पर दिखेंगे, लेकिन मंच के बाद वो बैकग्राउंड में जाएंगे और ये तैयारियां करेंगे 2000 यानी 3-3.5 साल बाद जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उसकी तैयारियां करेंगे। और इसके लिए को अचानक तावड़े को उठाकर केरल में भेज दिया, आशीष शेलार को तेलंगाना में भेज दिया, ये क्या है? जो डिफिकल्ट क्षेत्र है, जहां अपनी सत्ता नहीं है, अपने मित्र दल की भी सत्ता नहीं है, वहां बिल्कुल ताजा तरीन जवान लड़कों को 50 के आसपास की उम्र वाले ये सब प्रभारी अपॉइंट किए गए, क्योंकि उनको नवीन नीति समवयस्क एक उम्र के है, तो उनमें कोऑर्डिनेशन आसानी से बन जाता है और ये जाके आगे 30-25 साल पार्टी चलाएंगे, उसकी तैयारियां शुरू कर चुके हैं। एक बात है, उनसे कुछ 5-8 साल में अमित शाह, उनकी उम्र ज्यादा होगी तो अमित शाह उनके लिए मार्गदर्शक बनते रहेंगे, लेकिन उनको इंडिपेंडेंटली काम करने देंगे। तुम करो, गलतियां करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलतियां संभालने के लिए हम पीछे बैठे, लेकिन तुम इंडिविजुअली सोचना शुरू करो, प्लान करना शुरू कर दो, दिमाग चलाना शुरू कर दो। तुमको इंडिपेंडेंटली आगे चलकर पार्टी की जिम्मेदारी उठानी है। मुझे याद है 84 में जब बुरी तरह से हार गई थी पार्टी, उसके बाद बबन राव कुलकर्णी और वसंत राव भागवत जो महाराष्ट्र और आरएसएस से थे और बीजेपी में भी थे, तो उन्होंने तय किया था कि अगले 25-30 साल बाद जो पार्टी को लीडरशिप देंगे, ऐसे युवाओं को इकट्ठा करो और उन पर मेहनत करना, मशक्कत करना शुरू कर दो। उससे निकले हुए हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, प्रमोद महाजन, नितिन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, ये सारे नेता 84-85 के उस प्रयास का परिणाम हम देख रहे, जो आज बुजुर्ग बन गए, सीनियर बन गए। तो वो प्रक्रिया शुरू कर दी गई है कि भाई हमने उस समय बनाया था 30-40 साल पहले, अब नेक्स्ट जनरेशन की स्ट्रांग लीडरशिप जो हमारे बाद पार्टी चलाएगी, इसके लिए बनाना शुरू कर दिया, प्रक्रिया शुरू हो गई। और इसलिए नवीन नितिन में अगर नई बात कोई है, नवीन कोई बात है, तो यही बात है। अच्छा भाऊ, ये बात तो तमाम पार्टियों के लिए सही होगी, बीजेपी जैसे कर रही है उस तरह से आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियां, खासतौर से चूंकि कांग्रेस ही नेशनल पार्टी है, बाकी तो चाहे आरजेडी कितने ही, जब तक उनका बेटा बड़ा नहीं हो जाए, बच्चा बड़ा नहीं हो जाएगा तेजस्वी का, तब तक तो सोचना बहुत मुश्किल है। जैसे अखिलेश का बेटा या बेटी बड़ी ना हो जाए, जब तक वो संभाल ना ले तब तक तो उनको कोई चिंता नहीं है।
है ना? तो लेकिन आपको लगता है कांग्रेस में इस तरह की प्रक्रिया कभी थी या उन्होंने ये कोशिश की थी या रिप्लेसमेंट खोजने की जो प्रक्रिया थी खास तौर से जैसे अहमद पटेल थे या मोतीलाल वोरा था या मतलब मोतीलाल वोरा थे जिस तरह से, आपको क्या लगता है कि ये प्रोसेस बीजेपी ही अडॉप्ट कर रही है या इससे पहले कांग्रेस में थी अब नहीं है या कांग्रेस भी कर रही है? नहीं, पुराने जमाने में पार्टियां ऐसी ही चलती थी ना। जो मैंने बोला कि आज हमको ये नया लग रहा है, लेकिन पार्टियां इसी ढंग से चलती थी। ज्योति बसु किसी पारिवारिक पार्टी के नहीं थे, आइडियोलॉजी की पार्टी के थे। कांग्रेस भी आइडियोलॉजिकल बेस था। मोतीलाल वोरा कहां से निकले, मोरारजी देसाई कहां से निकले, वीपी सिंह कहां से निकले? कि युवा कांग्रेस होती थी, वहां से यंग जनरेशन भर्ती होता था, उसको मोल्ड किया जाता था, कल्चर किया जाता था, संस्कारित किया जाता था, उससे लीडरशिप निकलती थी, परिवार से नहीं निकलती थी। आपने जिनका जिक्र किया है वो सब पारिवारिक पार्टियां हैं, आइडियोलॉजिकल पार्टियां नहीं है। वो आइडियोलॉजी की बात करते हैं, यानी आइडियोलॉजी का तड़का लगा देते। शरद पवार भी आइडियोलॉजी की बहुत बातें करते, लेकिन चलता तो परिवार का ही है ना। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना है, लेकिन उससे मतलब क्या है? वो बोलते हाईकमांड को पूछना पड़ेगा, यानी गांधी परिवार का जो भी कोई होगा वो डिसाइड करेगा। ये आइडियोलॉजिकल पार्टियों में नहीं चलता। सीपीएम हो, सीपीआई हो, समाजवादी पार्टियां हो, उस जमाने की थे। मुलायम के परिवार में उनके पिताजी या चाचा वगैरह कौन समाजवादी थे? नहीं थे। लालू के कौन थे? पासवान के कौन थे? नहीं थे ना। तो यही तरीका होता है नेक्स्ट जनरेशन बनाने का। देखो, कर्पूरी ठाकुर हो या राम नरेश यादव वगैरह तो राजनारायण के बगल बच्चे थे, चेले थे। तो राजनारायण का बेटा क्यों नहीं आया? क्योंकि जिसके दिमाग में आइडियोलॉजी फिट है वो पार्टी चलाएगा। तो यहां वो हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। हाँ, जमाना बदल गया इसलिए लगता है कि ये कोई नई बात है। बिल्कुल नई बात नहीं है। महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, अलग अलग राज्यों में आप जाएंगे तो बीजेपी को जो नेता बनकर उभरे हैं, आपको दिखाई देगा उसमें कोई एमएलए बनेगा, एमपी बनेगा परिवार से, लेकिन वो पार्टी का हेड नहीं होगा। फडणवीस के पिताजी भी एमएलसी थे, लेकिन कभी मिनिस्टर नहीं बने। उनकी चाची मिनिस्टर थी, लेकिन संगठन से होते हुए 20 साल बाद प्रदेश अध्यक्ष थे, इसलिए चुनाव जीत गया, मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन सत्ता में बैठे हुए सबसे बड़े नेता का बेटा बनकर देवेंद्र फडणवीस नहीं आए। ना कि आपके जो अलग अलग मोहन यादव होगा और कोई भूपिंदर पटेल होगा, ये परिवार से आई हुई लीडरशिप नहीं है, ये आइडियोलॉजी से निकली हुई पार्टी है। और डिसीजन मेकिंग जो होता है वो आइडियोलॉजिकल लीडर के पास होना चाहिए। इसी ढंग से पार्टियां चलती है। फिर वो बुद्धदेव भट्टाचार्य हो या अच्युत मेनन थे केरला में, नंबूद्रिपाद थे। कोई नंबूद्रिपाद का बेटा आपने सुना है क्या कर रहा है? पता नहीं आपको। तो आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टियां इसी ढंग से चलती है, नेक्स्ट जनरेशन की लीडरशिप पैदा करती है। अब उसी सीपीएम का सत्यानाश बुकिश नेता आए और उन्होंने कर दिया। प्रकाश करात या सीताराम येचुरी जैसे बुकिश नेता थे, वो पार्टी के केडर से नहीं निकले थे, वो यूनिवर्सिटी से निकले थे। तो कोई भी इंडस्ट्री खड़ी होती है तो कोई एमबीए बनकर आया और उसने इंडस्ट्री खड़ी कर दी, ऐसा नहीं होता। एमबीए वाले नौकरी करते हैं और कोई कर्तव्यकार होता है वो इंडस्ट्री खड़ी कर देता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर देता है, संगठन खड़ा कर देता है। तो इसलिए जिसके पास क्वालिटी है या जिसके पास टैलेंट है उसको ढूंढो, उसको कल्चर करो, उसको मोल्ड करो और आइडियोलॉजी में लाकर उसके ऊपर जिम्मेदारी दे दो। इसी ढंग से पार्टी चलती है। और इसलिए नवीन नितिन ये अचानक नया नाम नहीं है, उसमें वो टैलेंट शायद है, इसलिए उसको ढूंढकर निकाला है। देखो, जब गडकरी बने पार्टी के अध्यक्ष, उससे पहले
गोवा के मुख्यमंत्री थे मनोहर पर्रिकर, उनको अध्यक्ष बनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज किया था कि नहीं, मैं अभी गोवा में इतनी संगठन पक्का नहीं कर पाया हूं, तो मुझे अब यहां से हटाओगे तो गुजरात हाथ से निकल जाए, गोवा हाथ से निकल जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि आइडियोलॉजिकली और ऑर्गेनाइजेशन स्किल दोनों मिलाकर किसी को निकालते हैं तो वो आगे जाकर पार्टी भविष्य के लिए बना सकता है। लेकिन जो मैं कांग्रेस के लिए सवाल कर रहा था कि आपको लगता है कि कांग्रेस में कोई नई चीज आपको दिख रही है जो है, क्योंकि आज भी मतलब जब हम लोग बात कर रहे हैं, कल रात में भी हम लोगों ने देखा कि राहुल गांधी ने फिर वही कहा, डेड इकोनॉमी, तमाम चीजें, मतलब उनको अभी भी यही लग रहा है डेड इकोनॉमी होगी, किसी उस के पर साथ चर्चा भी मत करो, वो पारिवारिक पार्टी है कांग्रेस। आप वो जमाने की बात इसलिए मैंने बोला ना, एक जमाना था कांग्रेस का अध्यक्ष चुना जाता था, कांग्रेस अधिवेशन होते थे उसमें बनाया जाता था। आज कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी फैमिली से निकलेगा वो होगा, और इसीलिए तो क्या उसका बेटा है उसका नाम भी राजीव कर दिया ना, गांधी कर दिया गया। हाँ, प्रियंका के बेटे का नाम राजीव बदल कर गांधी कर दिया गया। तो वो आइडियोलॉजिकल पार्टी नहीं ना, वो भी अखिलेश की पार्टी हो, देवेगौड़ा की पार्टी हो या लालू की पार्टी हो, वैसे पारिवारिक पार्टी है। हाँ, ऑल इंडिया है क्योंकि उसके जड़े अलग अलग राज्यों में अभी भी थोड़ी बहुत जिंदा है, इसलिए उसको हम नेशनल पार्टी बोलते। अभी कल परसों जो महाराष्ट्र में चुनाव हो गए उसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं, फिर भी कांग्रेस के कहीं ना कहीं चुनकर आए, एक जहां उनका मेयर भी होने वाला है, लेकिन वो पार्टी आइडियोलॉजिकल नहीं है, वो पारिवारिक पार्टी है। और उसको उसके जो वहां के लीडर है उनकी ताकत पर वो चुनाव जीत कर आए, आइडियोलॉजी करके नहीं। महाराष्ट्र में अगर बीजेपी ने स्थानीय निकाय के चुनाव जीते हैं तो आइडियोलॉजी पर जीते, ऑर्गेनाइजेशन पर जीते। तो इसलिए ये इसके कोई कांग्रेस पाठ लेगी, सबक लेगी, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। और बाकी की तो पारिवारिक पार्टी है। हाँ, शायद मार्क्सिस्ट वगैरह जो पार्टी है जो आइडियोलॉजी की बात करती है, लेकिन वो बुकिश हो गए, उनको अपनी सेफ केबिन से बाहर आकर काम नहीं कर रहे हैं। जो पार्टी जमीन से उभरी है वो केबिन में बंद हो गई है, तो क्या करें? उनको आगे चलकर किसी म्यूजियम में रखा जाएगा, भाई सीपीएम ऐसा दिखता था, सीपीआई ऐसा दिखता था, म्यूजियम में रखेंगे, रास्ते पर घूमेंगे भी नहीं। एक इसी पर रहते हुए, चूंकि और कहीं इच्छा थी लेकिन इसको इसी पर रखते हैं, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि फिर मीडिया बार बार ये कहता है कि भाई जेपी नड्डा वो भी अपनी छवि नहीं बना पाए, कहीं दिखाई नहीं दिए, वो भी सिर्फ अमित शाह की शेडो में काम करते रहे, उनको कहीं अपने आप से नहीं। उसी तरह से आपने देखा होगा शुरुआत कर दी, मैंने शुरू में बोला भी, आपने देखा कि किस तरह से वो उनके वीडियो को ही इंटरप्रेट कर रहे कि ये जल्दी से कैमरे के सामने से हटना सीख गया, 1 मिनट में इनको हटा दिया गया, कैमरे के सामने आ रहे थे। तो ये सब चीजों का अर्थ क्या होता है, क्यों नहीं देख पाते, या इन पर हमले मीडिया अपने नजरिए से देखता है, तो मीडिया को हाथी भी चींटी दिखाई दे सकती है। सबसे देखो, नड्डा की बात अलग थी, इतने जल्दी अमित शाह के नेतृत्व से पार्टी को हटाना भी नहीं था, लेकिन जिस ढंग का तगड़ा होम मिनिस्टर चाहिए था, वो स्पेस खाली थी, वैक्यूम भरनी थी, उनको वो भी होना था, तो उनके इशारों पर काम करने वाला अध्यक्ष चाहिए था, इसलिए नड्डा बनाए गए। और नड्डा ने क्या गलती की पिछले चुनाव में आप तो जानते हो। तो ये गलती नवीन नितिन नहीं करेगा, ये पहली बात समझ लो। नवीन नितिन ऐसी गलती नहीं करेगा। और इसको एक बात साफ है कि इसको भी वो भी खुद समझते होंगे कि मुझे जो जिम्मेदारी अगर 2029 की दी गई है, इसका मतलब कम से कम 2032-34 तक मुझे पार्टी चलानी है, उसके लिए तैयारी करनी है। अब पिछले 6 साल से हमारा विनोद तावड़े है, वो एमएलए भी नहीं है, एमपी भी नहीं है, लेकिन दिल्ली में बैठकर काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है। तो उसको जो ऑर्गेनाइजेशन का अनुभव आ रहा है, मोदी जी क्या थे, 15 साल कोई चुनाव नहीं कभी लड़ा था, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन का काम उन्होंने सीखा था,
दुनिया में आरएसएस का प्रचारक करके काम किया था। उसके आधार पर जब नए सिरे से मुख्यमंत्री बन गए, 6-7 महीनों में उन्होंने ग्रिप ले ली और गुजरात में ऐसी जड़ें ये कर दी कि पूरे देश पर कब्जा कर लिया। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में काम करना जरूरी है। जब ऑर्गेनाइजेशन में आप तगड़ा काम कर देते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन कब्जा करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और इसलिए मैं मानता हूं कि अगले, और इनमें अकेला नवीन नितिन नहीं होगा। ये आज जिनकी उम्र 40-50 के बीच है, ऐसी टीम बनाई जाएगी, उसके नाम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सुबह 9 बजे आपको नहीं बताई जाएगी और आपको ढूंढने पड़ेगी। अब ये जो इंफॉर्मेशन जानकारी मैंने दी है कि उस पर 29 की जिम्मेदारी सौंपी है, ये कई खबर आपने पढ़ी है? ये मैंने निकाली है। और उनको एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी का स्टडी करने वाली टीम और अलग बनेगी कि पिछले चुनाव में कहां हारे थे, उसका अलग अलग डेमोग्राफिक मैपिंग क्या था, कितनी कौन से जाति के कितने लोग थे, कितने धर्म के कितने लोग थे, कितने किसान थे, कितने मजदूर थे, कितने बेकार थे। ये सबका एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, चुनाव क्षेत्र के लिए पूरा एक मैप बनाया जाएगा। उसके बाद 2029 का चुनाव होगा। तो आज से यानी कम से कम 2.5-3 साल पहले से 29 के चुनाव की तैयारियां शुरू होगी। तो आप इसका कॉन्फिडेंस देखो कि 240 है लेकिन 29 तक सरकार चलेगी, इसका कॉन्फिडेंस पहले समझ लो, तो पार्टी कहां जा रही है पता चलता है। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपने कहा इसलिए मैं दर्शकों के लिए समझना चाहता हूं, हम लोग तो समझते हैं, लेकिन आपने कहा जेपी नड्डा को वाकई इसलिए लाया गया था ताकि वो एक कठपुतली की तरह ही काम करें, क्योंकि उस वक्त जरूरत थी, लेकिन नितिन नवीन नहीं होंगे। ये दोनों थोड़ा सा समझा देंगे तो थोड़ा दर्शकों को और अच्छे से। नहीं, उसमें समझाने की कोई बड़ी बात नहीं। देखो, आपको याद होगा उस वक्त खबरें भी आई थी कि नड्डा जी को अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन जबकि अलग अलग राज्यों के कुछ 6-7 राज्यों की चुनाव की तैयारियां पहले से शुरू की गई है पुराने अध्यक्ष के नेतृत्व में, तो उसकी जिम्मेदारी तो पुराने अध्यक्ष यानी अमित शाह के पास रहेगी। बंगाल का चुनाव गृह मंत्री होते हुए भी मानो अध्यक्ष पार्टी के होने के तरीके हैं, उसी ढंग से अमित शाह लड़ाते रहे। तो नया अध्यक्ष बनाना है। अमित शाह भी गुजरात में और उसके बाद में दिल्ली में हमने देखा कि 10 साल से पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहे थे। उनका दोस्त तो प्राइम मिनिस्टर बना था, वो भी मिनिस्टर उस वक्त बन सकते थे लेकिन नहीं बने। वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रिप लेते रहे, पकड़ लेते रहे। तो नड्डा के लिए वो पॉसिबल नहीं था। नड्डा को स्टॉप गैप अरेंजमेंट, यानी नड्डा का समय खत्म होने के बाद भी 2 साल और गए, 2.5 साल, और नवीन नितिन को लाया। तो नवीन नितिन में नया अमित शाह और उसके साथ साथ उसमें प्रशांत किशोर भी होना चाहिए। इस ढंग से उसको मोल्ड किया जाएगा, ये समझ लो आप। तो नड्डा स्टॉप गैप अरेंजमेंट थी और जाहिर सी थी, उसमें छुपा कुछ नहीं था। अब मीडिया को ये बातें समझने के बजाय उस पर बवाल खड़ा करने में इंटरेस्ट होता है। उनको समझना नहीं है, ना कि समझाना है। बात यह है कि ये पूरी तरह से संगठन से समर्पित अध्यक्ष होगा, उसका पूरा समय। और इसलिए आपने देखा होगा नड्डा मिनिस्टर भी थे और पार्टी अध्यक्ष भी थे। ये मिनिस्टर नहीं रहेगा। ये पूरा समय पूरे ऑर्गेनाइजेशन पर पकड़ बनाने तक ये सिर्फ अध्यक्ष रहेगा और संगठन का ही काम करेगा और उसका सब प्लानिंग ये वो जो कुछ है वो पूरी तरह से करेगा। और पीछे रहकर अमित शाह हो, मोदी जी हो, गडकरी हो, नड्डा हो, सब उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन उनको अध्यक्ष बनाना है ये जानकर चलेंगे, लोगों के सामने नहीं, पर्दे के पीछे बंदरबाजे में उनको समझाएंगे। लेकिन
सामने उनका इंसल्ट नहीं होगा जैसे राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे का करते हैं। तो इसको खड़ा करना है। हम अपने बच्चे को घर में अपने पैरों पर खड़ा करते तो उसमें कितनी मेहनत होती है। तो ये बुजुर्ग है, अमित शाह भी 60 के आसपास, नड्डा भी उसके ऊपर है, मोदी जी तो 75 के ऊपर चले गए। तो ये बुजुर्ग बनकर अपने बच्चे जैसा इनको खड़ा करेंगे और उनकी काबिलियत लाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है कि हम अजरामर नहीं है, पार्टी आगे चलती रहनी चाहिए। हम तो कुछ दिन के लिए है, लेकिन पार्टी अगले 25-30 साल के लिए कैसे चलेगी ये डिसीजन करने वाले हमको आज से तैयार करने पड़ेंगे, और ये उसकी शुरुआत है। जी हाँ भाऊ, बहुत अच्छे से आपने ये बताया कि नितिन नवीन जेपी नड्डा नहीं है। तो ये बात अभी तक मुझे लगता है कि नहीं समझ पा रहे हैं यहाँ दिल्ली में बैठे हुए लोग कि नितिन नवीन नहीं है जेपी नड्डा, और वो उन दोनों को जो समझने में गलती कर रहे हैं वही बीजेपी का पहला दांव होता है कि आप उनके दांव को समझ ही ना पाए। तो यही तो आप जुड़े। आपको याद होगा अमित शाह को जब यूपी का प्रभारी बनाया गया तो सबसे पहले वो अयोध्या गए थे। कितने लोगों को पता चला था कि ये इंसान यूपी में चमत्कार कर देगा, पता था। मजाक भी उड़ाया जाता था कि आ गए राम लल्ला के शरण में बोला गया था ना जी। जब 80 में से 71 सीटें बीजेपी ने जीती तब हो ये क्या हो गया। अमित शाह तो कोई अजीब ही है। कितने लोगों को पता था प्रशांत किशोर नाम का कोई जादूगर है। तो मीडिया को अगर इतनी अकल होती तो वो नवीन नितिन पहले समझ जाते, भाऊ को उस पर बोलने की जरूरत नहीं होती। धन्यवाद भाऊ, आप बहुत ही अच्छे से समझाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों की ओर से। और दर्शकों से अनुरोध है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको संभव है तो आप सपोर्ट भी करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। बाबू धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।